नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और संपत्ति पर बयानबाजी को लेकर सियासत गर्म हो गई है। लोकसभा चुनाव में संपत्ति पर बयानबाजी के बीच कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका में विरासत टैक्स का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका में संपत्ति पर 55% हिस्सा सरकार लेती है। संपत्ति का समान वितरण भारत में भी होना चाहिए। कांग्रेस इस बयान से पूरी तरह से पल्ला झाड़ रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साफ कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है। इस मामले में बीजेपी के मुखिया नरेंद्र मोदी ने कहा, बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले कहा था कि मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए, और अब ये इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनावों के बीच कांग्रेस के वेल्थ सर्वे पीएम मोदी के लोगों की संपत्ति छीनने के बयान को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने विरासत कर को लेकर अपनी राय रखी है। सैम पित्रोदा ने संपत्ति के फिर से बंटवारे पर पार्टी के रुख का समर्थन किया है। इसके साथ ही पित्रोदा ने देश में विरासत कर कानून की वकालत की है। धन के पुनर्वितरण की दिशा में नीति की आवश्यकता पर जोर देते हुए पित्रोदा ने अमेरिका का हवाला दिया है। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you, in your generation, made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it, which to me sounds fair. In India, you don't have that. कांग्रेस की तरफ से पित्रोदा के इस बयान से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साफ कहा, यह उनकी व्यक्तिगत राय है, इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। इस बीच बीजेपी के दिग्गज नेता व केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है और कहा है कि सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र बनाने में जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा है वह है सैम पित्रोदा। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले कहा था कि मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए, और अब ये इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। भूदेव शर्मा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। भूदेव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3-4 दिन से जिस बयान को लेकर बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आपकी संपत्ति पर भी हक जता देगी और उसको आपसे लेकर किसी और को बांट देगी। इसी बात को अब सैम पित्रोदा ने भी कह दिया कि ऐसा कोई एक कानून है जो लागू है अमेरिका में, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उसको लेकर नई नीतियां बनानी चाहिए। राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी, आज जिस पार्टी मुद्दों की करते हैं
प्रथम चरण के चुनाव के बाद जिस तरह से इनको पता चला, इनकी पोल खुली कि किस तरह देश की जनता इनको नकार चुकी है। नहीं देश भूदेव का जी, युवा, भूदेव देश जी, का मैं किसान- प्रथम नहीं, चरण मैं के उसी चुनाव पे आ के रहा हूं। विश्लेषण पर नहीं हूं। राणा मैं जी, सैम पित्रोदा के बयान पर चाहता हूं चर्चा। मैं उसी पर आ रहा हूँ। हाँ। कोई बयान दिया है तो उस पर आप पहले उसको जवाब तो देने दो पूरा। आप अगर हर बार बीच में बोलोगे तो फिर क्यों बुलाते हो? नहीं, आप सीधा मेरे सवाल के जवाब पर आ जाइए। सीधा मैं सीधा एक क्या बार भी जवाब नहीं होता है? टोकूंगा सीधा क्या आपको। जवाब होता है? सीधा मैं बोल देता हूँ उनका निजी बयान है, उनसे पूछिए जाकर के, पूछिए जाके फिर। चलिए ठीक है, ठीक है, किसी मैं चीज आपकी को इसी clear बात पर बताऊंगा जवाब ना। लेता हूं ना आपसे। अगर आप उनका जो निजी बोलते बयान हैं, है, क्या नहीं, आप उनके साथ सहमत हैं या राणा नहीं जी है? सुनिए, भूदेव जी, क्या राणा जी आप सुनिए। उनके इस बयान से आप सहमत हैं या पहले नहीं है? जो जो पूरी बात है उसको पहले जनता तक, दर्शकों तक पहुंचने दीजिए। मुद्दों से आप भी भटकाने का काम मत कीजिए, जैसे देश के मुद्दों से मैं प्रधानमंत्री भटका ही मोदी नहीं जी रहा, मैं भटका तो रहे हैं। डायरेक्ट मुद्दे पर केवल और सवाल कर केवल रहा हूं। भटकाने का काम कर रहे हैं। कहानियां तो पहले- आप सुना रहे हैं कि पहले चुनाव के समीकरण ऐसे रहे, मतदान बीजेपी के ऐसा प्रवक्ता हुआ, हो क्या? कौन बौखला गया है, आप कौन बीजेपी के संतुष्ट प्रवक्ता हो क्या? है। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा। अरे मैं कह रहा हूँ आप बीजेपी के प्रवक्ता हो क्या? मैं प्रवक्ता या नहीं हूं, एंकर हो? सीधा सवाल कर लेता हूं तो चुपता है कांग्रेस वालों को। चुपता नहीं है, आप प्रवक्ता हो। चुपता है तो प्रवक्ता के सीधा आ तौर जाइए पर ना बात मुद्दे कीजिए। पर। सैम आप प्रवक्ता पित्रोदा हो तो के आइए, बयान प्रवक्ता से के क्या तौर पर आप बात सहमत कीजिए। हैं या नहीं है? जवाब अरे दीजिए, आप बात खत्म जवाब करिए। देने नहीं दे रहे हो, जवाब सुनना नहीं चाह रहे हो, देने नहीं दे रहे हो, तो फिर क्या क्यों बुलाते हो कांग्रेस? हाँ ठीक है, जवाब दीजिए, मत बुलाया करो। जवाब जब दीजिए, मैं जवाब बता रहा दीजिए। हूं, देखिए, सीधा सवाल क्या- के जवाब पर आएंगे, मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगा। मुझे ये बताइए, मोदी जी कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र बिक जाएगा। मोदी जी को उस समय मंगलसूत्र दिखाई नहीं दिया जब मणिपुर में जब बेटियों के निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जा रहा था? उस समय मंगलसूत्र मोदी जी को दिखाई नहीं दिया? मोदी जी को इतने 50 साल से जब कांग्रेस की सरकार थी तब किसी का मंगलसूत्र नहीं दिखा, तब मोदी जी को दिखाई नहीं दिया? आज मोदी जी की जब सत्ता जाने का डर है तब उनको ये सारे कुछ दिखाई दे रहे हैं। देश का युवा पूछ रहा है कि हमारे 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? देश का किसान पूछ रहा है कि हमारी दुगनी आय कहाँ है जो 2022 में होने वाली थी? देश के लोग पूछ रहे हैं कि 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? देश के लोग, देश का किसान, देश का युवा, देश का हर भाई भूदेव जी, मुझसे पूछ रहा है। भूदेव जी, तब वो भूदेव मुद्दों जी, से भटकाने के लिए इस तरह की बात कर रहे भूदेव हैं जी, और आप भी भूदेव डिबेट में वही जी, बात कर रहे हैं। अरे भूदेव सैम जी, पित्रोदा जी, भूदेव जी, मैं उसी पर आ रहा हाँ हूँ, नहीं, उसी देखिए पर आ आ रहा जाइए हूँ। ना, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है, आधा ही घंटा मिलता है चर्चा के लिए। नहीं बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, लेकिन जो पूरी अभी बात आपने सुनने मुद्दे दीजिए। उठाए उनके लिए मैं आशीष जी से मैंने- बात करूंगा। मेरा नहीं, सवाल अगर आप आपसे सैम स्ट्रेट जवाब पित्रोदा के चाहते हो तो बयान मैंने को बोल लेकर दिया। है। आप उस पर सुनिए, मुझे जवाब दीजिए, राणा मैं फिर जी, आशीष जी से अगर जवाब आप दूंगा। स्ट्रेट जवाब चाहते हो तो मैंने बोल दिया भाई, उनका निजी बयान है, उनसे नहीं, जाके आप पूछिए। सहमत हैं या ये नहीं है? पार्टी का कांग्रेस बयान हो, पार्टी सहमत सुनिए, है या नहीं ये है? अगर पार्टी का ऑफिशियल बयान हो तो मैं उस पर जवाब देने के लिए देने के लिए तैयार हूँ। ये कोई मेरी पार्टी का बयान नहीं है, नहीं मेरे नहीं, नेता का देखिए बयान नहीं भूदेव है। जी, ये मेरे मेरा नेता का सवाल बयान ये नहीं है है, कि मेरी सैम पार्टी का बयान पित्रोदा नहीं का है। अगर ये ये निजी उनका बयान बयान है तो देश क्या में कांग्रेस लोकतंत्र है, पार्टी कोई इस कुछ भी बयान का बोलता रहता है। समर्थन करती अरे, है या नहीं करती है? और नहीं मैं क्या कह करती रहा है हूं? तो क्या कोई कार्रवाई सैम पित्रोदा पर की जाएगी या कोई सख्त लहजे में उन्हें कुछ निर्देश दिया जाएगा? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। राणा जी, मैं क्या कह रहा हूँ, जब बीजेपी के नेता बोलते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, ये सारे जवाब जब उलूल जुलूल बयान देते हैं, संविधान को तो क्या बदलना आप तो उनसे, आपकी मेरी तब वो ये क्या नहीं। बोलते हैं? तो क्या वो बोलते हैं कि पार्टी का बयान है? भाई सीधी सी बात है, कोई भी नेता कुछ भी बोल सकता है। मेरी पार्टी का अगर ये ऑफिशियल बयान हो तो मैं उस पर जवाब देने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस पार्टी उनसे सैम बोलिए, पित्रोदा पूछिए। के बयान पर ऑब्जेक्शन उठा रही है। ये पार्टी डिसाइड करेगी ना क्या उनके प्रति कार्रवाई होगी आप कि नहीं प्रवक्ता हैं उसी होनी पार्टी के। चाहिए, कि ये पूरा आप चीफ मिनिस्टर प्रवक्ता डिसाइड हैं करेगा। भूदेव जी उसी हमारे यहाँ पार्टी के। लोकतंत्र है, कोई नागपुर से फरमान नहीं आता। सीडब्ल्यूसी में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये तो एक लोकतांत्रिक बॉडी है कांग्रेस पार्टी, इसमें सब लोग मिलकर के डिसाइड करते हैं कि इसका क्या, इन्होंने जो बयान दिया। देखिए, मेरा सवाल ये इसलिए है कि राहुल गांधी के सलाहकार के पद पर भी वो है। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने ऐसा ही बयान दिया था जिसको बीजेपी ने हाथों हाथ भुनाया, प्रधानमंत्री को चाय वाला बोलकर। उसके बाद 2019 में 2 बयान सैम पित्रोदा ने आखिरी 2, हाँ पूरी बात सुन लीजिए ना भूदेव जी। उस समय पर 2 बयान ऐसे दिए, एक 84 के दंगों को लेकर और दूसरा मिडिल क्लास पर टैक्स लगाने को लेकर। अब फिर पहले फेज का चुनाव हुआ, फिर इस तरह का बयान जिसको लेकर लगातार बीजेपी आप पर हमलावर है। वही बात सैम पित्रोदा अगर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में तो यह संदेश जाएगा कि आप हाँ उसी मंशा पर काम कर रहे हैं जो आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या ऐसे बयानों से आपके नेताओं को, आपकी पार्टी को बचना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, देखिए राणा जी, बिल्कुल बचना चाहिए। ऐसे बयान मुझे लगता है देने भी नहीं चाहिए। उनका निजी बयान है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए कि इससे पहले कांग्रेस का शासन रहा, बीजेपी का शासन रहा, आप उसमें कंपेयर कीजिए कौन इस देश की भलाई के लिए काम कर रहा है, कौन उद्योगपतियों के लिए काम कर रहा है, सवाल अभी कौन आशीष देश जी के से युवाओं करूंगा के लिए काम कर रहा है, कौन देश की महिलाओं के लिए काम कर रहा है, उस पर बात कीजिए ना। भूदेव जी, ठीक है। आशीष जी, राजीव गांधी की सरकार थी और वित्त मंत्री थे वीपी सिंह। विरासत टैक्स तब हिंदुस्तान में लगता था और 84-85 में इसको हटाया गया था।
ये कहते हुए कि इससे कोई लाभ नहीं है, बल्कि न्याय संगत नहीं है और साथ ही इससे नुकसान ही सरकार का होता है। तो फिर वही पार्टी आने के बाद क्यों उसको लगाएगी? राणा जी, आपको, मेरे दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। राणा जी, असल में दिक्कत क्या है कि इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता आपके सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे बार बार पूछने पे, क्योंकि सैम पित्रोदा का बयान उनके गले में मच्छी की हड्डी की तरह फंस चुका है, जिसको ना तो वो अपना सकते हैं और ना ही उसको मना कर सकते हैं। क्योंकि सैम पित्रोदा ये कहते हैं हमारा, उनका व्यक्तिगत बयान है। अरे सैम पित्रोदा कौन है मालूम भी है आपको? सैम पित्रोदा आपके 54 साल के बालक के राजनीतिक गुरु हैं। सैम पित्रोदा वो व्यक्ति हैं जिनके लिए कहा जाता है ही इज द मेंटर, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। सैम पित्रोदा वो व्यक्ति हैं जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपर्सन हैं। इतने बड़े व्यक्ति जब इस तरह के बयान देते हैं और कांग्रेस उससे पल्ला झाड़ लेती है, तो क्लियरली समझ में आता है कि कांग्रेस की इस समय बौखलाहट जग जाहिर हो चुकी है। क्योंकि अपने नेता के बयान को ये कह दे कि उनका निजी व्यक्तिगत बयान है, वो व्यक्ति जो उनके इस मैनिफेस्टो में, जिसको न्याय पत्र कहते हैं, बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। मैं सबसे पहले तो राणा जी आपके माध्यम से आज देश की जनता से एक सवाल करूंगा। पहली बात तो ये कि कांग्रेस कभी भी जीत के आने वाली नहीं, लेकिन मान लीजिएगा 1% को कि कांग्रेस की जीत की कोई परिस्थिति बनती, तो वो तब बनती जब हमेशा की तरह 400 450 सीटों पे लड़ती। इस बार तो कांग्रेस 300 सीटों पे भी नहीं लड़ रही है, तो मेजोरिटी में आ नहीं सकती। तो अब मेजोरिटी में अगर कोई आया तो इंडिया अलायंस आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी भी 10% भी नहीं है। लेकिन अगर 10% भी मान लूं इंडिया अलायंस आया, तो फिर मैनिफेस्टो किसका लागू होगा? कांग्रेस का, बीएसपी का, आरजेडी का, किसका? टीएमसी का, क्योंकि इन सब तो की आशीष जी अब सवाल इस पर मेरा यह है कि अगर आप इस बात से निश्चिंत है कि कांग्रेस आने वाली नहीं, इंडिया अलायंस आएगा, और आएगा तो फिर किसका मैनिफेस्टो लागू होगा, या फिर सबका मिलाकर एक मैनिफेस्टो बनाया जाएगा? तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या आपके बाकी नेता सिर्फ कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर इतना वार क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह बताता हूं मैं आपको। इसलिए क्योंकि कांग्रेस इनका बिग ब्रदर बनने का प्रयास शुरू से करती रही है। कांग्रेस आज भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। कांग्रेस वो पार्टी है जो कभी 400 के ऊपर हुआ करती थी, और आज उसी के अपने साथी ममता बनर्जी कहते हैं कि उनकी 40 सीटें भी नहीं आने की है। और हम बहुत पहले ये नारा दे चुके हैं कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने के लिए हम तत्पर हैं, क्योंकि जितना बेड़ा गर्क कांग्रेस ने पिछले 7 दशक में किया, उतना और किसी पार्टी ने हिंदुस्तान का, भारत का नुकसान आज तक नहीं किया। लेकिन आशीष जी जितना कृष्टिकरण कांग्रेस ने फैलाया। आशीष जी कांग्रेस ने ही इस टैक्स को हटाया था। विरासत टैक्स को कांग्रेस ने ही हटाया था 84 में, 84-85 राणा जी लाया कौन था? नहीं, आप एक काम करते हैं, लाया कौन था सवाल ये नहीं है, हटाया किसने ये महत्वपूर्ण है ना। अरे यहाँ तो इतना विरोधाभास है। आज ये जातीय जनगणना के ऊपर रो रहे हैं, आज ये बार बार सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं। तो चलिए मैं पूछता हूँ इनके कांग्रेस के प्रवक्ता से, नहीं एक सेकंड, सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछता हूँ कि राहुल गांधी सही है जो आज ये जातीय जनगणना और सर्वे के ऊपर कास्ट सेंसस मांग रहे हैं, या इन्हीं की इंदिरा गांधी ज्यादा बड़ी नेता थी जो कहती थी जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, जो सारी जिंदगी ये कहती रही कि जातीय जनगणना और कास्ट सर्वे देश के लिए हानिकारक है। ठीक है आशीष, ठीक है, क्या राहुल गांधी सही है? ठीक है। मनीष गुप्ता जी, जो बयानबाजियां अब चल रही हैं, इन बयानों को किस तरह से देखा जाए, और क्या कांग्रेस ये समझती है कि सैम पित्रोदा ही हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी बूटी हो सकते हैं, और वही हैं जो बार बार बयान देकर डुबा भी रहे हैं? देखिए, कम से कम 6 बार सैम पित्रोदा कांग्रेस को बैक फुट पर ला चुके हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भूदेव शर्मा जी ने बड़ी आसानी से कह दिया कि सैम पित्रोदा जो है उनका बयान ऑफिशियल नहीं है, पार्टी का बयान नहीं। ठीक है, दिस इज फाइन, बट अभी आशीष हांडा जी ने एक बड़ी अच्छी बात यह कही कि भाई सैम पित्रोदा का जो लेवल है वो किसी सामान्य नेता का नहीं है। ही इज नॉट ए पॉलिटिकल बैकग्राउंड। सैम पित्रोदा 82 साल के व्यक्ति हैं, पहली बात। और जितने क्वालिफाइड व्यक्ति सैम पित्रोदा हैं,
कांग्रेस में उतना क्वालिफाइड व्यक्ति आज भी कोई नहीं है। पहली बात, सैम पित्रोदा का नाम है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, ठीक है, और इनको 1984 में इंदिरा गांधी लेके आई। इंदिरा गांधी के राजनीतिक तकनीकी सलाहकार बने। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी के साथ ये 10 साल तक रहे और जितने भी दूरसंचार पे काम हुआ सब सैम पित्रोदा ने किया। जो कहता है राजीव गांधी कंप्यूटर लाए तो जो भी कंप्यूटर पर राजीव गांधी ने काम किया वो दरअसल सैम पित्रोदा ने किया। इसके बाद राजीव गांधी के बाद जब मनमोहन की सरकार आई तो मनमोहन की सरकार में इनको वापस लाए। रेलवे पे इन्होंने काम किया, दूरसंचार पे काम किया पूरे 10 साल मनमोहन सिंह के साथ। मनमोहन सिंह के टेक्निकल सलाहकार ये रहे। उसके बाद अब ये पूरी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के सलाहकार हैं। तो इनका कहना राजनीतिक बयान नहीं है, इनका कहना एक पॉलिसी और विजन डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल, विजन, कांग्रेस का विजन डॉक्यूमेंट बनाने में इस व्यक्ति का 99% रोल है। सिर्फ ये डिसाइड करता है, इस व्यक्ति का विचार डिसाइड करता है कि कांग्रेस के द्वारा अगर देश का विकास होगा तो कैसे होगा। तो ऐसे में इस विकास को आसानी से नहीं ठुकराया जा सकता। अब इनके विचार को राहुल गांधी के विचार से जोड़ कर देखिए। इनको एडवाइस दिया, इन्होंने एडवाइस दिया राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने कहा हम देश का सर्वे करवाएंगे और उसके बाद देखेंगे अगर जिसके पास अमीर है उससे लेके गरीब को दे देंगे। 2 बातें इसमें कहता हूं। इससे पहले 1948 से लेकर 1952 के बीच में आचार्य विनोबा भावे हुए, उन्होंने एक भूदान आंदोलन चलाया। तो भूदान आंदोलन में जिन अमीरों से कहा कि भाई आप अपनी थोड़ी थोड़ी जमीन जितना जितना मन है उतना दान करो, है ना, तो वो दान कर दी गई। उसके बाद एक जमींदारी कानून आया। जमींदारी कानून आया कि एक पर्टिकुलर साइज 13 बीघा 50 बीघा से ज्यादा जमीन किसी के पास होगी तो वो काश्तकारी कर रहा उसकी हो जाएगी। इस तरह कानून आया। इसके बाद एक कानून 1953 में जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए। उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उस पर 85% का टैक्स उस व्यक्ति को जो प्रॉपर्टी ले रहा है उसको देना पड़ेगा। उस कानून की स्थिति ऐसी हुई कि लोगों में डर फैल गया कि ये हो क्या रहा है। इस कानून को लगभग 1985 में राजीव गांधी जी ने समाप्त किया। इस दौरान इस कानून से जनता के 1 भी रुपए का लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जितना इस कानून की वसूली में लग जाता था खर्चा उतना टैक्स वसूल भी नहीं कर पाते थे। जो ये बात कर रहे हैं सैम पित्रोदा कानून की, ये कहते हैं मिडिल क्लास को, यानी इस देश में 40 करोड़ मिडिल क्लास है, वो कह रहे हैं उनको अगर वो मर जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी में से आधी प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए और वो सरकार के पास चली जानी चाहिए। ये कानून देश में पहले भी था 1953 से लेकर 1985 तक, और इस दौरान भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया ये कानून जी। यानी जिस व्यक्ति के कोई मरा, मरने के टाइम उसने कुछ दिया या मरने से 2 साल पहले दिया, सबको इन्होंने उस पर टैक्स लगा लगा के देश का जो विकास अवरुद्ध कर दिया। हमें क्या लगता है देश का विकास ऐसा ही रुक गया? ऐसी खराब नीतियों से देश का विकास रुका जिससे ये ब्यूरोक्रेट और नेताओं ने मिलकर देश को चूस लिया। तो ऐसे में इतना घटिया कानून जो बनाया हुआ था, उसी कानून को सैम पित्रोदा की इस बातचीत को द्वारा टेस्ट करना चाहती थी कांग्रेस कि अगर इस कांग्रेस के कानून की बात करेंगे तो जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर खराब प्रभाव पड़ेगा ठीक है, कह देंगे नहीं 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 नहीं, ये सैम पित्रोदा ने जो बात कही है ना, ये पार्टी की ऑफिशियल लाइन नहीं है, ये एक्चुअली थर्मामीटर टेस्ट कर रहे हैं जी। अगर उन्होंने कह दिया ये मामला जम गया, मोदी जी बैकफुट पे आ गए, तो हम चिल्लाने लगेंगे, यही बात कहने लगेंगे। अगर उन्होंने कहा नहीं नहीं बैकफुट पे, गेट आउट, दिस मैन इज नॉट अ पार्टी, गेट आउट। ठीक है, भूदेव जी आप ही के पास आ रहा हूं मैं। भूदेव जी, सैम पित्रोदा के बयान को निजी बयान कहकर कांग्रेस पल्ला नहीं झाड़ सकती है जिस पद पर वो हैं। बीजेपी के घोषित और अघोषित जितने भी प्रवक्ता हैं, मेरा तो उनसे सवाल है, उसका जवाब दे देंगे, मैं इनके सवालों का जवाब दे दूंगा। 20 करोड़ रोजगार कहां है? किसानों की आय दोगुनी कहां है? 100 स्मार्ट सिटी कहां है? महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ जो मणिपुर में, मोदी जी क्यों नहीं जा पा रहे हैं? आज अगर मोदी जी कहीं जनसभा करने जाते हैं तो वो अपने 10 साल के विकास को क्यों नहीं बताते हैं? मेरा सवालों का जवाब दीजिए,
मैं उनका जवाब मांग रहा हूँ। नहीं, भूदेव जी, भूदेव जी, भूदेव जी, बातों पे मुझे भूदेव जी, यानी कि सैम पित्रोदा के बयान पर आप कुछ नहीं कहेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बात कीजिए या एंकर बन के बात कीजिए, एंकर बन के सवाल पूछिए या बीजेपी के प्रवक्ता बन के। एंकर बनकर ही सवाल पूछा है आपसे, मेरे मुद्दों पर एंकर बनकर ही सवाल पूछा है आपसे। जरूरत है उस पर। हाँ बिल्कुल, देखिए भूदेव जी, होता क्या है ना कि जब सवाल का जवाब ना आता हो तो सीधा बड़ा आसान फॉर्मूला विपक्ष ने अपना लिया है। भूदेव जी सुन लीजिए, बड़ा आसान तरीका विपक्ष ने अपना लिया है कि अगर सवाल का जवाब ना आता हो तो मीडिया पर ही आरोप लगा दो, उसी को गोदी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दो। बिल्कुल, क्योंकि खुद के सवालों का जवाब दिया नहीं जाता, सैम पित्रोदा के बयान का जवाब दिया नहीं जाता, तो ठीक है मीडिया को कह दो। 10 साल से क्या कर रहे हैं, झुंझुना बजा रहे हैं क्या ये? 10 साल से क्या कर रहे हैं? वही तो कह रहा हूं ना मैं, आपके क्या बयान आते हैं उन पर आपसे बचाव नहीं होता, तो आपको आसान तरीका लगता है कि मीडिया पर आरोप लगा दो। आपको ये नहीं दिखाई दिया कि जब आशीष जी से मैंने तीखा सवाल किया, ये आपको नहीं दिखा होगा, है ना? क्योंकि आपको तो अपना वाला बयान दिखाई देगा, आपको अपने वाले सवाल चुभेंगे जो आपसे पूछे हैं, और जब आपसे उनका जवाब नहीं दिया जाएगा तो आप सीधे तौर पर मीडिया पर आरोप लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि इससे बेहतर रास्ता आपके लिए है नहीं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, आपसे नहीं जवाब दिया जा रहा, मुझे पता है। अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी करके आते, अगर भूदेव जी आप थोड़ी सी भी तैयारी करके आते ना इस टॉपिक पर, डिबेट में बुलाया तो मैं, हाँ बिल्कुल, डिबेट में बुलाया है, आरोप लगाने के लिए नहीं बुलाया था, जवाब देने के लिए बुलाया था। और जनता जवाब मांगती है आपसे, आरोप नहीं मांगती है। यूपी में यहाँ पे कई गांवों ने जो क्या इलेक्शन का बहिष्कार किया है, वो क्यों किया? महाराज, अगर आप हमारे चैनल को ठीक से देख रहे होते तो ये सवाल पहले दिन किया था मैंने बीजेपी से, लेकिन आज ये बिंदु नहीं है, आज ये टॉपिक नहीं है। यहाँ बिंदु है चुनाव के बीच में। मैं वही कह रहा हूँ भूदेव जी, पहले दिन 19 तारीख को ये सवाल बीजेपी से पूछ चुका हूँ मैं, लेकिन आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि आपको सिर्फ अपने हिसाब से जवाब देने आते हैं, अपने हिसाब से आरोप लगाना आता है। ठीक है आशीष जी, ठीक है भूदेव जी, नहीं चाहिए जवाब आपका, नहीं चाहिए जवाब, आपके पास ईडी सीबीआई भेजेंगे, नहीं चाहिए जवाब, नहीं चाहिए। के राणा को डर नहीं लगता? डर लगेगा राहुल गांधी को, डर लगेगा प्रियंका गांधी को, डर लगेगा सोनिया गांधी को, डर लगेगा भूदेव शर्मा को, के राणा को नहीं लगेगा, क्योंकि के राणा ने भ्रष्टाचार नहीं किया। के राणा अपनी सैलरी पर चलता है। लौटूंगा भूदेव जी, आशीष जी, जयंत सिन्हा, हाँ ठीक है भूदेव जी प्लीज, चिल्लाने से काम नहीं, हाँ ठीक है, मैं भी वही कह रहा हूँ कि उल जुलूल बातें करने से काम नहीं चलेगा, सटीक जवाब देने से काम चलेगा। आशीष जी, एक बार आवाज डाउन कीजिए भूदेव जी की, ऐसे चर्चा नहीं होती है। आशीष जी, जयंत सिन्हा ने भी इस बात को कहा और आपके पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इसी विरासत टैक्स को लेकर तमाम तारीफें की थी कि अगर विरासत टैक्स लगेगा तो उसके बाद तमाम तरह के अनुदान मिलते हैं शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, तो तब तो आपको भी अच्छा लग रहा था। राणा जी, असल में यहाँ देखने वाली और समझने वाली बात यह है कि क्या होता है कि जब ये एक बयान है, ये कहते हैं कि भाई यूएस गवर्नमेंट इतना % पैसा, 55% फॉर एग्जांपल, किसी की डेथ के बाद अपने पास कब्जे में ले लेती है। सरकार के पास पैसा आना, वो सरकार जो कि निष्पक्ष होकर काम करे, एक अलग विषय होता है। और वो सरकार जो कि ठीक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से चंद घंटे पहले 123 प्रॉपर्टीज, कई हजारों करोड़ की वक्फ बोर्ड के नाम कर दे, वो एक अलग विषय होता है। यानी कि जब क्लियरली ये दिख रहा हो कि कांग्रेस की जो सोच है वो परिवारवाद की, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की, वो क्रिस्टीकरण की, यानी एक पर्टिकुलर समाज विशेष को। आशीष जी, आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति में से 98% देश के नाम किया था, दान दिया था वो अपनी संपत्ति का। आप उस पार्टी को कह रहे हैं कि वो सिर्फ सब कुछ हड़प जाएगी। आप एक बात समझिएगा, आप भी देख रहे होंगे कि किस तरह से रोज प्रतिदिन कांग्रेस का पतन होता जा रहा है सिद्धांतों का। जो इंदिरा गांधी के टाइम पे कांग्रेस थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आज सोनिया गांधी के टाइम की कांग्रेस तो बहुत ही ज्यादा गिरावट में आ चुकी है। यानी कि आप ये मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के समय पर कांग्रेस अच्छी थी एंड कांग्रेस इज कंट्री। आशीष जी, आप ये मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के समय पर कांग्रेस अच्छी थी?
मैंने ये कहा एक कंपैरेटिव डिग्री कि धीरे धीरे उसका जो नैतिकता का पतन होता चला जा रहा है। हर रोज हर आने वाली पीढ़ी जो है और ज्यादा कांग्रेस को गिरावट की तरफ ले जाती जा रही है। ठीक है आशीष जी, समय भी कम है। ठीक है, सीटों पे आज हम खड़े हुए हैं। ठीक है मनीष गुप्ता जी, शायद सैम पित्रोदा को भी उस कानून के बारे में, उस एक्ट के बारे में या टैक्स के बारे में ठीक से नहीं पता था, क्योंकि अमेरिका में ऐसा टैक्स संपत्ति पर है, विरासत पर नहीं है। विरासत पर केवल 6 स्टेट में लगा हुआ है और वो भी स्टेट में अलग अलग परसेंटेज पर है। नहीं, देखिए आप बात समझिए, जो हिंदुस्तान में संपत्ति शुल्क कानून था, एस्टेट ड्यूटी एक्ट 1953, वो ये कहता था कि जैसे जो भी व्यक्ति मर रहा है, उस मरते के समय या मरने के बाद जो प्रॉपर्टी जाएगी उस पर 85% टैक्स नहीं मनीष गुप्ता जी, मैं थोड़ा सा टोकना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास समय भी कम है। मैं अमेरिका के उस टैक्स की बात कर रहा हूं जो सैम पित्रोदा ने जिसका जिक्र किया। वहां विरासत टैक्स सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट में लगता है, पूरी कंट्री में केवल संपत्ति टैक्स लगता है, विरासत टैक्स केवल 6 स्टेट में। देखिए वो उसको एग्जाम्पलीफाई कर रहे थे। हाँ। सैम पित्रोदा ये कह रहे थे कि जैसा अमेरिका में लगता है वैसा इंडिया में लगना चाहिए। उन्होंने एक और बात कही और भी ज्यादा सीरियस बात थी। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल 2019 में कहा था। जब उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली तो तब उन्हें अपनी संपत्ति देश को दे देनी चाहिए, पूरी नहीं तो आधी। अब जो पहले का जो टैक्स था वो अमीरों पे लगता था, यहां सैम पित्रोदा ने पूरे मिडिल क्लास को घसीट लिया। उन्हें लगता है कि मिडिल क्लास का जो वोटर है वो बीजेपी का है, तो उन्होंने कहा मिडिल क्लास से छीन लेंगे। तो ऐसे में अगर इस बात को मोदी जी की बात से जोड़ें जी कि जो अमीर है उससे ले, जो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, यानी अगर मेरे को मेरी दादी मेरी माँ को मंगलसूत्र देके जाएगी तो वो कह देगा नहीं दे तो मुझे दो, तो मंगलसूत्र छीनने वाली बात तो जस्टिफाई हो गई यहाँ पे। बिल्कुल मनीष जी, मैं एक और छोटा सा कमेंट आपसे चाह रहा हूँ। 20 बीघा जमीन थी। हाँ मनीष जी एक छोटा सा कमेंट और मैं आपसे इस पर ले रहा हूं कि अगर बीजेपी इसी टैक्स को लेकर बात करती है, अरुण जेटली बात करते हैं, जयंत सिन्हा बात करते हैं, तो ये सही कैसे, और सैम पित्रोदा करते हैं तो गलत कैसे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही और गलत क्या है, मैं तो उस बात को रख रहा हूं। अरुण जेटली ने कब रखा मेरी जानकारी में नहीं है, चूंकि अभी 2015 और 2018। अब कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री पद का चेहरा है, वो राहुल गांधी हैं। वो एक खुली सभा में चुनाव के दौरान कह रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे जी, ठीक, और जिसके पास ज्यादा है ठीक है बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन संपत्ति को बांटने की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल से लगातार अपने बयानों में कह रहे हैं, उसी बात को लेकर जब अमेरिका का जिक्र करते हुए सैम पित्रोदा ने कहा कि विरासत टैक्स अमेरिका में लगता है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक नई नीति बनाई जा सके। इसी को लेकर अब तूल सियासत में पकड़ा गया है, इसी को लेकर सियासत अब गर्म हो गई है। लेकिन अब किस नतीजे तक पहुंचेगी ये देखना होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।